आज के शो में शदीद गर्मी, तवानाई का बहरान, हुकूमती कोशिशें क्या, शहर शहर एहतजाज, क्या हुक्मरान जमात की सियासी बिसात को खतरा, बिजली का बहरान, सिंध खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक से नाला। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। के इलेक्ट्रिक के हवाले से इस पूरे मुल्क में मसला पावर का जो तवानाई का बुहरान चल रहा है, जो शिद्दत इख्तियार कर गया है, सिर्फ कराची की बात नहीं होगी, बात इस वक्त पूरे सिंध, पूरे पंजाब, पूरे खैबर पख्तूनख्वा की बात होगी, जहां जहां एहतजाज हो रहा है। आज तवानाई कमेटी काबीना का इजलास भी हुआ, वज़ीर आज़म ने जिसकी सदारत करी और उसके अंदर भी कुछ अहम तरीन फैसले हुए। उन फैसलों की रोशनी में उसकी इंप्लीकेशंस क्या होंगी, प्रोग्राम में डिस्कस होगा। इसके साथ साथ अहम तरीन मामला, आज सिंध हाई कोर्ट की तरफ से एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आप कह सकते हैं, जिसके अंदर उसने ये डायरेक्ट किया नैपरा का मार्च 2016 का वो शो कॉज नोटिस जो उसने के इलेक्ट्रिक को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसके अलावा अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ जनरेशन कैपेसिटी और दीगर हवाले से जारी किया था और उस पर फाइन किया था, उसकी इंप्लीमेंटेशन की बात करी और कहा कि नैपरा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई करे। उस फैसले की रोशनी में इसकी लीगल इंप्लीकेशंस क्या हैं, इस फैसले की, इसकी कानूनी, सियासी और उसके साथ साथ कराची के शहरियों के लिए क्या इंप्लीकेशंस हो सकती हैं, प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। टू बी वेरी प्रिसाइज, यानी इस जजमेंट में ये कहा गया कि वी देयरफॉर डिस्पोज ऑफ दिस पिटीशन गिविंग directions as under honorable Sindh High Court कहता है कि that the NAPRA authorities being regulator of the K Electric are directed to make sure that the instruction issued by its wide order on the above noted show cause notice March 25, 2016 are being compiled with the K Electric authorities in letter and spirit। तो ये अहम तरीन सिंध हाई कोर्ट का मामला है जो सामने आया है के इलेक्ट्रिक के हवाले से। मेरे साथ इस अहम तरीन मामले बात करने के लिए एनर्जी के हवाले से, क्योंकि इसमें हम सियासी नौयत की बात भी करेंगे और एनर्जी एक्सपर्ट्स और माशी तज्ज़े-निगार क्या कहते हैं सूरत हाल पर, इस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर हक साहब लाहौर से सीनियर माशी तज्ज़े-निगार प्रोग्राम में मौजूद है, लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, और जनाब सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब जो कि साबिक वजीर हैं, पेट्रोलियम के, नेचुरल रिसोर्सेज के एनर्जी एक्सपर्ट हैं, कराची से साथ मौजूद हैं। दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। सुहेल वजाद साहब, के इलेक्ट्रिक के हवाले से नैपरा को हिदायत जारी करना, नैपरा का फैसला मौजूद है, क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा अगर नैपरा अमल दरामद नहीं करता इस फैसले पर? बीइंग अ रेगुलेटर, नैपरा ने अपना किरदार किस हद तक बखूबी अदा किया है? सुहेल साहब, देखिए, नैपरा ने अगर ऑर्डर किया है और हाई कोर्ट ने उसको कहा है कि वो इस पर अमल दरामद करें, तो अगर वो अमल दरामद नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। और ये ज़रूर, अगर ये नैपरा को रेगुलेटरी अथॉरिटी होने के तहत इन सारी चीज़ों पे बड़ी सख्त नज़र रखनी चाहिए। लेकिन मुझे अगर आप 5-6 मिनट दे दें तो मैं समझाऊं कि ये मसला हल क्यों नहीं होता, ये क्यों ठीक क्यों नहीं होता। हम पिछले 10-15 साल से इस पर डिस्कस कर रहे हैं, हर साल ये रॉयट्स होते हैं, हर साल कुछ, इस दफ़ा तो 3-4 लोग शहीद भी हो गए, और अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। रमज़ान का महीना है और ये सारी चीज़ें, तो इसकी वजह यह है कि अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो इसमें सिस्टम और बड़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस की ज़रूरत है, डायनामिक तरीके से, क्योंकि एक सबसे पहले तो वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज की मिनिस्ट्री एक होनी चाहिए और पावर एंड पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री एक होनी चाहिए। ये तो रेडिकल और एनर्जी अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर ये चीज़ नहीं होगी बेसिकली, चाहे ये सियासी तौर पे हो, चाहे टेक्निकल तौर पे हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे, अगर ये एनर्जी अथॉरिटी, तो ये मसला सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में रहेगा। अब मसला शुरू होता है फ्यूल से। सबसे पहले फ्यूल में चोरी होती है, चाहे वो गैस हो, ऑयल हो, कोल हो, और इनकी लॉजिस्टिक्स भी सही नहीं है अभी तक, यानी कोल की लॉजिस्टिक्स का तो पता ही नहीं है। अब आगे जाके जब ये फ्यूल चोरी हुआ पहुँचता है पावर स्टेशन पे, तो उनकी एफिशिएंसी कम या ज़्यादा होती रहती है चोरी के हिसाब से, और यहाँ पर भी एक डेट क्रिएट हो जाता है। फिर उसके बाद ये पहुँचता है ट्रांसमिशन, जब अपलोड होता है 500, 110 और 220 पे, वहाँ से ये शुरू होकर उसकी लाइनें भी बहुत सीधा हो चुकी हैं। उससे नीचे जब आता है, स्टेप डाउन होता है ट्रांसमिशन में, तो फिर ये 11 kV पे जाता है। उसके बाद जो 11 kV का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उसके केबल और वो सारे इतने गड़बड़ हो चुके हैं कि अब लोगों को खुद नहीं पता कि कौन सा केबल कहाँ जा रहा है। उसके बाद ये जब जाता है पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर पे, यानी आपके घर के बाहर, आपके मोहल्ले के बाहर, वहाँ से आप देखें हर मोहल्ले में आग लग रही। कल मेरे मोहल्ले में भी आग लगी है ट्रांसफार्मर को, जो कि डिफेंस का इलाका है, और वहाँ से जो है ना, आप जब जाता है मीटर्स पे, तो वहाँ मीटर से हम वसूली नहीं कर पाते। अब मसला सारा ये होता है कि ये सारा चीज़ सर्कुलर डेट में तब्दील हो जाती है, यानी फ्यूल की चोरी,
थेफ्ट, लॉसेस और ये सारा चीज़ हो के ये एक कंज्यूमर को भी बिल ज़्यादा आता है, जो कि नेपरा ने भी कहा है कि आप सही करें। और ये सारा ऑर्डर इसी सिलसिले में, तभी ये होता है पेमेंट, नॉन पेमेंट और ये सब ऑर्डर हाई कोर्ट के लोगों को चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये जो 40% चोरी कह लें, लॉसेस कह लें, फ्यूल की चोरी कह लें, वहाँ से शुरू होता है, आखिर तक ऐसे ही चलता है। और ये चोरी पे जब 40% आपको लॉस होगा, 100 रुपये पे 40 रुपये होंगे, तो कहाँ से आप पूरा करेंगे? सर्कुलर डेट फिर वहीं से वहीं हो गया। इसलिए मैं हुकूमत से, सरकार से, हर एक आदमी से बड़ी एज अ पाकिस्तानी, एज अ टेक्नोक्रेट बहुत ही हमदर्दाना और बड़ी यानी क्या कहना चाहिए, मौदब तरीके से दरख्वास्त करता हूँ कि इसके ऊपर बड़ा यानी सिस्टम चेंज करने की बात करें, एक लोगों को बिठाएं सर, मैं और जो लोग इसके एक्सपर्ट्स हैं आज से हल करें, वरना ये हल नहीं होगा। ये अगले साल भी इसी तरह होगा। काबीना की कमेटी का इजलास, लास्ट ईयर भी मैंने ये कहा था, आप लोगों ने कहा नहीं ठीक हो जाएगा, इस साल फिर यही हो गया, आज फिर हम यही प्रोग्राम कर रहे हैं। काबीना कमेटी का इजलास आज हुआ है वज़ीर आज़म साहब की ज़ेर सदारत, उसके अंदर तलब और रसद के हवाले से एफिशिएंट निज़ाम बनाने की बात। सर, जो आप स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात कर रहे हैं, ये तो फिर कॉस्मेटिक मेजर्स नहीं है। काबीना का इजलास पिछले 15 साल से हो रहा है, 2000 से हो रहा है। 2000 से लेके आज 2017 आ गया, 17 साल से काबीना के इजलास हो रहे हैं और उसका कोई फायदा नहीं। हर दफा एक ही जुमला कहा जाता है कि अंधेरे खत्म किए जाएंगे, फलाना होगा, बिजली सस्ती होगी और ये एफिशिएंट होगी और लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन फिर यही हो जाता है। 17 साल हो गए सर, एक हुकूमत की बात नहीं मैं कर रहा, 3-4 हुकूमत, किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जब आपको बीमारी हो जाए तो आप अच्छे सर्जन, खूबसूरत सर्जन या पैसे वाले सर्जन को नहीं बुलाते, उस सर्जन को बुलाते हैं जिसके पास सलाहियत हो आपको ठीक करने की। तो अब इस वाले में हमें वो लोग नहीं चाहिए, वो लोग चाहिए जो खूबसूरत ना हो लेकिन सलाहियत रखते हो इस चीज़ को ठीक करने की। सही डॉक्टर की ज़रूरत है। इकरामुल हक साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। सर, ये जो हाई कोर्ट का जजमेंट है, इसके अंदर अनडिस्क्रिमिनेटरी लोड शेडिंग की बात की गई है, यानी जो मैं समझता हूं कि जो इससे समझ सक रहा हूं, क्योंकि इससे पहले जब 2016 में ये मामला शो कॉज नोटिस में उठा था कि कुछ इलाकों में जहां लॉ एंड लॉसेस हैं या जहां पे थेफ्ट है, आप उसमें एज अ ब्लैंकेट आप लोड शेडिंग ना करें, क्योंकि वहां पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल पूरे पे करते होंगे। क्या इंप्लीकेशन है इकरामुल हक साहब, अगर ये फैसला सिंध हाई कोर्ट का है कि नेपरा अमल दरामद करे अपने फैसले पर इसकी एज अ रेगुलेटर, तो फर्क क्या पड़ेगा लोड शेडिंग में शहर कराची में? इकरामुल हक साहब, इससे क्या अनडिस्क्रिमिनेटेड लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी? इसके बाद क्या होगा इकरामुल हक साहब? देखें, ये फैसला तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये बात नेपरा को हर हालत में जो है वो इंश्योर करनी है कि एज ए रेगुलेटर वो के इलेक्ट्रिक को इस बात पे पाबंद करें कि वो शहरियों को अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई दे। और ये जो हम दूसरे मामला डिस्कस करते हैं कि वहाँ लाइन डिस्ट्रीब्यूशंस में प्रॉब्लम है, चोरी है, देखिए ये सिटीज़न्स के मसाइल नहीं हैं। मैं एक चीज़ के लिए पैसे दे रहा हूँ, मुझे वो मिलनी चाहिए और हर हालत में मिलनी चाहिए, ये मेरा बुनियादी हक है। अब हैरत की बात यह है कि हमने प्राइवेटाइजेशन करके भी देख ली और के इलेक्ट्रिक भी वही हरकतें कर रही है जो हुकूमत के इंतज़ामी ढांचा करता है। ये कितने अफसोस की बात है कि इस मामले में रेगुलेटर मुकम्मल तौर पर नाकामी का शिकार है और उसको हर हालत में एज ए रेगुलेटर इस बात पे के इलेक्ट्रिक को पाबंद करना चाहिए कि वो शहरियों पे जो जुल्म सितम हो रहा है वो बंद हो। और आप हालत देख रहे हैं कि रमज़ान में लोगों की कितनी बुरी हालत है और पहले ही दिन उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस थी मेन वाली वो भी ट्रिप कर गई और अभी सुबह हैदराबाद वाली भी ट्रिप कर गई। अगर हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस को मेन को भी दुरुस्त नहीं करना चाहते और उसके अंदर जो भी ख़राबियां हैं, ये तो मामला अगर रेगुलेटर का है या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का है, उनको मिल बैठकर अगर इसको हल नहीं करते तो मेरा ख्याल है कि सिंध हाई कोर्ट को इस दफ़ा ज़रूर शहरियों को जाकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में इनको करार वाकई सज़ा दिलवानी चाहिए, क्योंकि अब ये मजाक बहुत ज़्यादा हो गया है कि हम कई सालों से ये सुन कर तंग आ गए हैं कि अभी ठीक होता है कि अभी ठीक होता है। अब हमने बेहतरीन जो है वो काम कर दिया है, अगली गर्मियों में इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा, अगले रमज़ान में अल्लाह के फजल से हम ये काम कर देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारा काम कर लिया है। तो इस मजाक से निकल कर डिलीवरी करना होगा और डिलीवरी के लिए ये बहाने नहीं चलेंगे कि वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन नहीं है, ये ख़राबी है या वो ख़राबी है। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, इस ब्रेक के बाद आते हैं तो मजीद गुफ्तगू, क्योंकि जो अनडिस्क्रिमिनेटरी लोड शेडिंग का मामला है ये और सियासी मामला आखिरकार इससे जो है, यानी वफाक और सूबे सिंध और खैबर पख्तूनख्वा का वफाक से मुतालबा वो क्यों नाला है,
प्रोग्राम के आगे हिस्से में इस पर ही बात होगी। मेरे साथ रहेगा इस ब्रेक के बाद बेनकाब में आपको दोबारा ज्वाइन करता हूं। और तू तो कहना से कि मैं 6 महीने का भी लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगा, 1 साल में खत्म ना किया तो मेरा नाम बदल दिया जाए। जो वजूहात हैं डिमांड बढ़ने की, उसमें इंक्रीज टेम्परेचर हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और ये वो इस वक्त 5 मार्च 25, 2016 जो नैपरा यानी नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव को डायरेक्ट करके लेटर लिखा गया, जिस इशू के अंदर ये वो खत के अंदर डायरेक्ट किया गया सेक्शन 28, सेक्शन 29 ऑफ रेगुलेशन ऑफ जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एक्ट 1997। इस फैसले से पहले, यानी इस फैसले से पहले जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो सिंध हाईकोर्ट का जजमेंट है, इससे पहले ये मार्च 25, 2016 का ये वो शो कॉज नोटिस या वो डिटेल्ड फैसला इस पर नैपरा का के इलेक्ट्रिक के हवाले से, जिसके अंदर बाकायदा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के बाद कुछ नताइज तक पहुंचा गया था, और इसके बाद डिसीजन ऑफ द अथॉरिटी इन द मैटर ऑफ शो कॉज नोटिस डेटेड जुलाई 24, 2015 टू के इलेक्ट्रिक अंडर सेक्शन 28 एंड 29। इन दो शिकों का इतलाक करते हुए ये फैसला हुआ था। आज सिंध हाईकोर्ट का इस हवाले से एक अहम फैसला भी आया है कि नैपरा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई करे। मेरे साथ सोहेल वजाद साहब, आप एनर्जी एक्सपर्ट हैं, वफाकी वजीर साबिक रह चुके हैं। जनाब डॉक्टर इकरामुल हक साहब साथ हैं, और कुछ ही देर में सियासी शख्सियात के साथ हम सियासी मामलात पर भी इसके गिर्द बात करेंगे। इकरामुल हक साहब, आपने कहा सर कि ये तो मामला जो है हमें जाना चाहिए, कंटेम्प्ट के ऊपर लेकर, शहरियों को लेकर आना चाहिए। तो आज के फैसले के बाद एक नया लीगल रास्ता कराची के शहरियों के लिए खुल चुका है डॉक्टर इकरामुल हक साहब, इसका मतलब? जी, अगर इस पे अमल दरामद नहीं हुआ तो वो यकीनी तौर पर ये अदालत जो है सिंध हाई कोर्ट के फैसले की जो है ख़िलाफ़ वर्जी का नतीजा यही निकलेगा कि फिर उनके ख़िलाफ़ जो है तौहीन अदालत का वहाँ दरख्वास्त दी जाए और मजबूर किया जाए कि के इलेक्ट्रिक जो है वो इसको डिलीवर करे और जो भी ख़राबियाँ हैं उनको दूर करे। जैसा कि मैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी अर्ज़ कर रहा था कि अब इसके अलावा कोई चाराकार नहीं है कि लोगों को बाहर निकल कर अदालती महाज पे ये जंग जो है इसको आगे लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि मुसलसल हम देख रहे हैं कि हमारा रेगुलेटर भी और जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ भी हैं ये नाकामी का शिकार हैं, और इससे हमारी मईशत को कितने गुना नुकसान पहुंच रहा है वो आपके नॉलेज में ही है कि इस एनर्जी क्राइसिस की बुनियाद पर हर साल बिलियंस जो हैं वो हम जीडीपी ग्रोथ में ज़ाया कर रहे हैं। इतना पैसा जितना हमारा ये ज़ाया हुआ है, अगर हमने लगाया होता तो मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूँ कि 5000 मेगावाट की तो हम नई कैपेसिटी ऐड कर चुके होते अगर ये ख़राबी हमने दूर कर ली होती। मगर ख़राबी भी दूर नहीं हो रही, और मुसलसल जो है हमारे लोगों को भी मुश्किल हो रही है, और दूसरी तरफ माशी सतह पर भी हम मुसलसल जो है वो पैदावार में कमी का शिकार हो रहे हैं इस बदइंतज़ामी की वजह से जो मुसलसल हमें नज़र आ रही है। सही। सोहेल साहब, ये अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ जनरेशन कैपेसिटी, इसकी यानी इसको किस तरह से हम, जो मार्च 25 का फैसला मेरे सामने नैपरा का है और आज जिस तरह कहा गया कि अनडिस्क्रिमिनेटरी लोड शेडिंग, इन दो की टेक्निकली क्या इस पर एक्सप्लेनेशन या एलैबोरेशन इस पर है? टेक्निकली आपको बता दूंगा, नैपरा भी इस वक्त डिस्प्यूट हो गई है एज ए रेगुलेटर। क्योंकि अगर वो बिल पास हो गया तो वो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर के नीचे चली जाएगी, तो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर नहीं रहे, पहली बात। दूसरी बात जो मैं सही करना चाहता हूँ, देखें पानी से भी बिजली बनती है और वो इरिगेशन के लिए भी यूज़ होती है। यहाँ पर भी बड़ा मसला है कि पानी हमारा, अगली मसला, अभी तो हम बिजली को रो रहे हैं फिर पानी को रोएंगे, इसलिए पहले से मैं आप बताए दे रहा हूँ। और दूसरी बात जो आपने कभी पिछले सेगमेंट में कही थी कि अचानक से ट्रिपिंग हो रही है, वो यूपीएस की वजह से हो रही है। इतना सादा कैपेसिटिव लोड लगा दिया गया है यूपीएस की वजह से कि जब बिजली आती है और वो चार्ज होते हैं तो पावर फैक्टर 1 से ऊपर चला जाता है। अब ये तो हो गई टेक्निकल बात। अब मैं आपको बता रहा हूँ इंडिस्क्रिमिनेट के लिए, बजाय चोरी रोकने के लिए या बिल वसूल करने के लिए हम ये करते हैं कि बेचारे उस मोहल्ले में अगर 20 आदमी बिल दे रहे हैं और 10 नहीं दे रहे तो हम उन 20 की भी बत्ती काट देते हैं। अच्छा। तो जो कि कोई इंसाफ, कोई तरीका नहीं है। भाई चोर से लेने की ज़रूरत है, उसको सज़ा देने की ज़रूरत तो नहीं है ना, जो बिजली का बिल दे रहा है पाबंदी से और 40% जो लॉसेज हैं वो भी दे रहा है और आपको मुनाफा भी कमा के दे रहा है, तो वो बेचारा गरीब क्यों करे? तो इस पर तो हर सूरत में आवाम को कोर्ट में जाना चाहिए और कोर्ट को
आवाम के साथ हमदर्दी रखते हुए फ़ौरन इस पे एक ऑर्डर निकालना चाहिए, जिसके तहत बल्कि सो मोटो लेना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी कि वो इसके ऊपर इमीडिएटली सारी अथॉरिटीज़ को बुला के, एक्सपर्ट्स को बुला के इस पर एक कमीशन या जो भी चीज़ बनाना चाहते हैं ऑन इस पर एमरजेंसी बेसिस बनाए, ताकि ये हमेशा के लिए न्यूसेंस ख़त्म हो। ये सियासी मामला नहीं है, ये सियासी चीज़ नहीं है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इज़ टेक्निकल प्रॉब्लम, इट विल बी सॉल्व बाय द टेक्निकल पीपल, इट वॉन्ट बी सॉल्व बाय द सियासी पीपल। सियासी लोग हमें मॉनिटर करेंगे, सियासी लोग हमें फंड प्रोवाइड करेंगे, सियासी लोग हमें बैकिंग देंगे, और भी इदारे हमें इंस्टीट्यूशंस बैकिंग, लेकिन ये सियासी तौर पे हल नहीं होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जितने मर्जी सियासी बयानात आप देते रहे, 17 साल से हम दे रहे हैं, बल्कि 17 से भी ज़्यादा हो गया, 18 साल से हालात वही हैं, और इस पर इतना नुकसान हो चुका है, जो मैं डॉक्टर साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हम 10, ये तो 5,000 कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 10,000, क्योंकि 10 बिलियन का तो 2 बिलियन साल का तो हर साल लॉस होता है डॉलर का, तो अब तक तो समझ लो 34 बिलियन का हो गया। समझ लें कि जितना आप CPEC से लोन ले रहे हैं बिजली के लिए, उतना आप लॉस कर चुके हैं। इसको इस तरह से समझें, CPEC में जो बिजली के लिए 34 बिलियन आ रहा है, ये आप खुद अपने कमा के लगा सकते थे, जो आपने लॉस कर दिया। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल इशू, इट्स अ सोशल एंड इट्स अ टेक्निकल इशू। प्लीज़ मैं अदालत आलिया उज़्मा दोनों से दरख्वास्त करता हूं कि वो इस पे सो मोटो लें और इसको देखें। लेकिन आप दोनों इस बात पर, सोहेल साहब, आप दोनों ये कह रहे हैं कि अब कराची के अवाम को एक हासिल है कि वो अदालत जाए कंटेम्प्ट में। नेपरा भी इसमें आता है इस फैसले की जद में, और के इलेक्ट्रिक तो आता ही है इस फैसले की जद में अनडिस्क्रिमिनेटली लोड शेडिंग के हवाले से। अगर अभी आप ये देख रहे हैं, अभी UPS हर घर में लग चुका है, इसलिए थोड़ा बहुत सर्दियों में शोर नहीं मचता, गर्मियों में मचता है, क्योंकि UPS जो है वो 2-3 घंटे बत्ती दे देता है। तो जब 2-3 घंटे से ज़्यादा की लोड शेडिंग होती है तो UPS ख़त्म हो जाता है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं। और UPS की वजह से जो ये हार्मोनिक पैदा होती हैं, 5/5 जो टेक्निकल लोग हैं वो समझते हैं, वो हाई टेंशन लाइंस और ट्रांसफार्मर्स में आग भी लगा सकती हैं और ट्रिपिंग भी कर सकती हैं। ये मिस्टीरियस किस्म की ट्रिपिंग होती है जो किसी के पास में, और ये हो रही है, आप देख रहे हैं आजकल आप देख रहे हैं कि एक ग्रिड ट्रिप होता है, फिर थोड़ी देर में आप न्यूज़ देते हैं दूसरा ग्रिड ट्रिप हो रहा है। ये मैंने बात आज से 6-7 साल पहले कही थी कि UPSs लगने शुरू हो गए, मिलियंस ऑफ UPSs पाकिस्तान में, और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आएगी जो आज आ रही है। ठीक है सोहेल साहब, मैं शुक्रिया अदा करूंगा सोहेल वजाद साहब का और इकरामुल हक साहब का, आपने ज्वाइन किया और इस अहम तरीन मसले पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें दिया है, क्योंकि ये मसला जिस तरह प्योरली टेक्निकल मसला इस पर है, प्योरली टेक्निकल मसला है, लेकिन इस मसले के ऊपर सियासत हो रही है। जिस तरह इस मुल्क के अंदर हर इशू पर सियासत होती है, वो सियासत क्या हो रही है, उनके पास कोई हल भी है या फिर उनके पास इस मसले को मजीद उलझाने के और ज्यादा तरीके हैं। कुछ खतूत का तबादला हुआ है सूबे और वफाक के दरमियान, सूबे सिंध और वफाक के दरमियान, कुछ शिकायत का तबादला हुआ है सूबे खैबर पख्तूनख्वा और वफाक के दरमियान। वो क्या है, उसकी सियासी और टेक्निकल नौयत क्या है, इस ब्रेक के बाद बेनकाब करेंगे। मेरे साथ रहेगा अब तक। टास्क फोर्स बनाई है जो 11 रुकनों पे मुबनी होगा। सलीम साहब हमारे पैप्को को हेड करते हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, और इसको सेंट्रलाइज किया जाएगा, जिसको मिनिस्ट्री वाटर एंड पावर, हम तमाम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं एक एक चीज की मॉनिटर कर रहे हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर पावर क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, इससे होने वाली इंप्लीकेशंस क्या हैं, इस पर एक रोशनी डालते हुए, क्योंकि ये जो खत मुराद अली शाह साहब का जिन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर को लिखा, इस खत में उन्होंने कहा कि जब पानी भी बंद होता है, जब बिजली बंद होती है, तो वाटर क्राइसिस का सामना भी सूबे सिंध को करना पड़ता है। इस खत में, जिसपे माजरत ख्वाजा साहब ने भी की है, एक तो मसला लोड शेडिंग का है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन का तस्करा किया गया, जिसकी वजह से पहला रोजा कराची शहर में, बल्कि पूरे सिंध के बेशतर अजला में हमने देखा कि अंधेरे के अंदर सहरी की गई और कई घंटों तक लाइट नहीं आई। पानी का मसला हुआ, जिसके बाद 24 से 36 घंटे लगे पानी को दोबारा रिकवर करने में, क्योंकि जो प्रेशर होता है लाइन का वो बंद हो जाता है। और इस वजह से, इस पूरी सूरत हाल की वजह से 145 मिलियन गैलन पानी का नुकसान सिर्फ कराची को सफर करना पड़ा। धाबेजी, पिपरी, COD हब, इन तमाम एरिया से जो पानी की सप्लाई आती थी वो भी मुतासिर हुई। इस सूरत हाल में कितनी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत होती है इस क्राइसिस की, या जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होती है? क्योंकि खैर पख्तूनख्वा में भी एहतजाज हो रहे हैं वफाकी हुकूमत के खिलाफ, या वहां पे पैसों के खिलाफ वहां एहतजाज कर रहे हैं। सूबा सिंध में भी ये कहा जा रहा है कि वफाक जिम्मेदार है। मैं जानता हूं, क्योंकि पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मलिक अहमद खान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नून लीग से लाहौर स्टूडियोज में, जनाब शौकत बसरा साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया।
बसरा साहब, जिम्मेदार कौन है इस क्राइसिस का जिसका सामना इस कौम को इस वक्त है? द फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, कौन है जिम्मेदार? कथित हो रही नहीं है, शोबाज हुकूमत इसकी जिम्मेदार है, जिन्होंने कहा था पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाएगी तो बिजली आएगी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाएगी तो गैस आएगी और पानी मिलेगा, यहाँ पर दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी, यहाँ किसान खुशहाल होगा, हर तरफ हरियाली होगी। अब तो सिर्फ अंधेरे ही अंधेरे हैं। जैसे आपने खुद कहा कि रमज़ानुल मुबारक की बबरकत रातों में भी बिजली नहीं है। मेरे भाई ज़रा याद कीजिए ना कि जब मियाँ शहबाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान पे सर्कस लगाई थी और पंखे जले थे, और ये वही शहबाज शरीफ हैं जिन्होंने जुलूसों की क़यादत की थी, और हमजा शहबाज शरीफ जुलूसों की क़यादत करते हुए उन्होंने दफापटा के दफातर को जला दिया था, MNA MP के घर जला दिए थे। और उसकी मेन रीज़न क्या थी? कहते क्या थे कि मरकज़ में चूँकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो ज़िम्मेदारान हैं, वो बिजली पैदा नहीं कर रहे, वो ज़्यादा लोड शेडिंग कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो चली गई और अब सैफान हालत ये है, 4 साल गुजर जाने के बावजूद इब्तिदा में इन्होंने 550 अरब सर्कुलर डेट अदा किया अपने मनपसंद लोगों को। पता नहीं वो कौन कौन लोग थे जिनसे कमीशन लेकर उन्होंने वो सर्कुलर डेट अदा कर दिया। आज एक दफ़ा फिर 452 अरब रुपये का सर्कुलर डेट फिर आपके सर पे खड़ा है, और लोगों को बताया क्या जा रहा है? उन्हें कहा घबराए ना, परेशान ना हो, 2018 में बिजली पूरी हो जाएगी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मियां शहबाज शरीफ कहते थे सर, लेकिन माजरत के साथ फिर मेरा नाम बदल देना, जो इसमें लाइन 2 साल दे दे, मेरा नाम बदल देना। लाइन लॉसेस का अंसर है, उसको आप बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं। कि लाइन लॉसेस जो सूबों के इस वक्त जिन जगहों पे होते हैं उस हिसाब से लोड शेडिंग होती है, पेमेंट के हवाले से जो क्राइसिस जो नहीं देते उधर लोड शेडिंग करती है वफाकी हुकूमत। फिर उसके अलावा वफाकी हुकूमत जो है वो यानी ये पूरी सोली जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत क्या बिजली पैदा नहीं करती, उसके मंसूबे नहीं होने चाहिए जिससे बिजली पैदा हो सूबाई हुकूमत के अपने? सैफान मैं 2-3 बातें सुन लें। पहली तो जहाँ पे बिजली चोरी हो रही है उसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है, जहाँ पर लाइन लॉसेज आ रहे हैं वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है। ट्रांसमिशन लाइन का सबसे बड़ा मसला है कि वो इन्होंने इम्प्रूव नहीं किया, जिसकी वजह से लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है। अब मुझे बताइए कि ये नाअहली वफाकी हुकूमत की है कि ये बिल कलेक्ट नहीं कर सकती, ये नाअहली वफाकी हुकूमत की है कि अगर लाइन लॉसेज आ रहे हैं। अच्छा हाँ, अब ये एक सब्जेक्ट जो आपने छेड़ा कि सूबों की क्या जिम्मेदारी है। भाई सूबों को पिछले 5 साल जब ये हुकूमत आई, ये इख्तियार मिला कि सूबे भी अपनी अपनी प्रोजेक्ट्स लगाएं। आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब 3 मनसूबों का हमारे वज़ीर आला के साथ मिलकर सिंध में इफ्तिताह कर चुके हैं। भाई हमारे सूबों में तो रातों रात बिजली नहीं आनी थी। इन्होंने जो हमारे मनसूबे चल रहे थे, आपको याद होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो मनसूबे लगाए थे, भाई वो तो अब तक कंप्लीट कर लेते, लेकिन क्या हुआ? इनकी तरजीह है ही नहीं। इनकी तरजीह थी लूट मार। आप सरिया गाडर लोहा जहां पे इस्तेमाल हुआ, आप वो पुल बना ले, आपने लाल बस बना ले, खट्टी ट्रेन बना ले, लैपटॉप दे दे, सस्ते तंदूर दे दे। बस साहब, आपने सिंध में कौन से मंसूबे लगाए बिजली के? क्या तमाशा लगा? बस आपने सिंध में कौन से मंसूबे लगाए बिजली के जिससे आपने ग्रिड में इजाफा किया? सर मैं उस पर आता हूं, लेकिन सिंध के अंदर आपकी हुकूमत ने कौन से मंसूबे बिजली के लगाए जिससे बिजली में इजाफा हो गया सूबे सिंध में सप्लाई में? ऐसा कुछ किया आपकी हुकूमत ने? यहाँ पर कोई 1 रुपया खर्च किया? अभी हमारे वहां पर पानी से भी मंसूबे चल रहे हैं। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में, क्योंकि के इलेक्ट्रिक जिसकी आप बात कर रहे हैं, कराची के अंदर आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख की पहली कंपनी है जो प्राइवेटाइज हुई थी, KESC। और ये भी जिम्मेदारानी वफाकी हुकूमत की है कि अगर जो उन्होंने वायदा किया था उसके मुताबिक वो बिजली प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो जनरेशन नहीं कर रहे और वो लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे, तो ये भी उनके वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक की बात नहीं, पूरे सिंध के 13 अजला दीगर जहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ या फिर दीगर सिंध के अजला जो है वहाँ आपने कौन से बिजली के मंसूबे लगाए जिसके जरिए बिजली पैदा हुई है? बसरा साहब, सैफान हमारे मनसूबों ने रातों रात बिजली तो पैदा नहीं करनी है ना। 7 से 8 साल लगते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मनसूबे शुरू किए थे उनको तो 9वां साल है, तो उनको तो मुकम्मल हो जाना चाहिए था। लेकिन हमारे मनसूबे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो सूबे बना रहे हैं, मैं आपको उनकी तफसील दे दूंगा इंशाल्लाह। कुछ आने वाले दिनों में वो काम करना शुरू कर देंगे। और पंजाब हुकूमत ने क्या किया बिजली का? ये मलिक अहमद खान साहब, इनका क्या करें? ये मलिक साहब ये मुझे बताएं, जिम्मेदार आप वफाकी हुकूमत को ठहराते हैं या पंजाब हुकूमत को ठहराते हैं? जमात आपकी नून लीग है, लेकिन अगर सच बताएं तो मलिक साहब, हु इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस लोड शेडिंग? ये किसकी जिम्मेदारी है? सारी जिम्मेदारी किसकी होती है मलिक साहब? अच्छा देखिए, मैं तो किसी ब्लेम गेम में नहीं जाऊंगा क्योंकि हम तो काम करने वाले लोग हैं। और जैसे अभी शौकत ने कहा जी कि 7 या 8 साल लगते हैं किसी एक मंसूबे को बनाने में, वो इनकी अपनी प्लानिंग होगी। जैसे पीपल्स पार्टी ने उन प्रोजेक्ट्स को कंसीव किया होगा
मुमकिन है उनकी जो मुद्दत तकमील है वो 7 या 8 साल ही हों, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने जो मंसूबे अंडरटेक किए थे उनमें मैं आपके सवाल की तरफ आऊँगा, लेकिन मैं थोड़ी सी बात आपके साथ ज़िम्नन करना चाहता हूँ। एक भिक्की पावर प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमने कायम किया, 18 माह में उसने 660 मेगावाट नेशनल ग्रिड में दे दिए। एक साइवाल कोल फायर पावर प्रोजेक्ट है, वो 22 माह के अंदर उसने अपने 660 मेगावाट नेशनल ग्रिड के अंदर दे दिए। इसी तरह हवेली भादरशाह है, बल्लो की है। हम 4 जो पंजाब गवर्नमेंट अंडरटेक कर रही है, तो वो तो तकरीबन 5000 मेगावाट जो है वो नेशनल ग्रिड के अंदर चले जाएंगे, जिसमें से 3 LNG बेस्ड हैं कोल फायर पावर प्रोजेक्ट। अब सिंध गवर्नमेंट कौन से मंसूबे अंडरटेक कर रही है और वो कितने डिलेड हैं, वो क्यों नहीं मुकम्मल हो पा रहे, इस पर तो बसरा साहब ने जैसे कहा कि उनकी बात वो खुद करेंगे, या 7 या 8 साल लगते हैं उनको बनने में, लेकिन जो पंजाब गवर्नमेंट में अगर स्पेसिफाई करते मुझे चले सर, आपने कितने साल में कितने मेगावाट ऐड किए पंजाब में? सर मैं इस पे आता हूं, आपने कितने साल में ये मेगावाट जो आपने ऐड किए, ये हाउ मेनी, यानी पिछले 5 साल की हुकूमत यानी पिछले 4 साल में ऐड हुए ये सारा जो आपने इंस्टॉल कैपेसिटी बढ़ाई है, कितने साल में बढ़ाया ये सारा मेगावाट जो आपने ऐड किया? देखिए मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो ये है कि 36 माह दरकार होते हैं मिनिमम, जो एक इंटरनेशनल सेट स्टैंडर्ड्स हैं कि 36 माह मिनिमम फ्रॉम फर्स्ट बोल्ट टू द फर्स्ट मेगावाट इन द नेशनल ग्रिड 36 माह दरकार है। जो जर्मन कंसल्टेंट्स ने और चाइनीज जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं हार्बिन, उन्होंने कहा जी पहले हमने गुद्दू इस तरह बनाया था, और गुद्दू जो मिनिमम हमारा टाइम कंज्यूम हुआ था वो 44 मंथ्स थे, तो हमने 36 महीने तो कम से कम दरकार है अगर हम दिन रात भी काम करेंगे। लेकिन उसके बावजूद मलिक साहब आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करते हुए कि आपने सिस्टम में डाला, कैपेसिटी बढ़ाई, लेकिन जब मुराद अली शाह साहब जैसे वजीर आला हैं, आप इसको सियासत से बाला तक रख के देखें, वो कहते हैं कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन वो पहले खत से आगाह करते हैं 24 मई को वजीर पानी और बिजली को कि आपकी ट्रांसमिशन लाइन में नुक्स है, जिसकी वजह से अगर लोड पड़ेगा तो ये पूरे सिंध की बिजली बैठ जाएगी। 500 kV की जो हाई टेंशन लाइन आ रही है सर, बिल्कुल वही होता है, और फिर वो 29 मई को दोबारा खत लिखते हैं कि बिल्कुल जो मैंने कहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ है। तो इसमें वफाक जिम्मेदार हुआ, वजीर आला का क्या इसमें काम है? क्योंकि 500 kV की लाइन अगर फॉल्टी है तो क्या करें? अच्छा देखिए, जो मैंने कल टीवी की रिपोर्ट में देखा वो ये देखा कि कराची की जो रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन कोई 4500 मेगावाट है, जिसके साथ कराची को वो चला सकते हैं प्रॉपर तरीके से। और कल कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन उनका ये था मौक़िफ़ के जाम शोरों की जो हमारी लाइन है वो फीडर्स के ट्रिप करने के बाद उसके अंदर फॉल्ट आया, जिसकी वजह से ये ब्रेक डाउन हुआ, और उसको दोबारा ठीक करके चलाने में हमें इतना वक्त दरकार लगा। हम 2250 मेगावाट दे सके हैं, जिससे पार्टली कराची चल रहे हैं और पार्टली सिंध के डिस्ट्रिक्ट चल रहे हैं, क्योंकि उस जो फॉल्ट था उसको फिक्स करने में हमें इतना टाइम लगा। और जो जामशरों की ट्रांसमिशन लाइंस हैं, उन लाइंस के अंदर कोई फॉल्ट जो है वो आया था। अब उसी की वजह से जो आपकी ऑब्जर्वेशन करेक्ट है कि पंपिंग रुकी पानी की, और पानी की पंपिंग रुकने की वजह से वो जो बिल्कुल एक उसका जो फ्लो होता है, जो उसका प्रेशर होता है, वो प्रॉपर्ली टाइम पे नहीं बन सका, पानी की दिक्कत भी आई। अच्छा, अब ये ड्यूरिंग ट्रांसमिशंस इस तरह के प्रॉब्लम्स, क्योंकि जामशरों की लाइन भी काफ़ी अरसे से बिछी हुई है और उस लाइन के अंदर कहीं ना कहीं फॉल्ट अकर हो जाते हैं। ये टेक्निकल रीजंस हैं, ये टेक्निकल बात से टेक्निकल इश्यूज हैं। मैं और आप जो बात कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक बात कर सकते हैं। जैसे बसरा साहब ने कहा, हमें इतराज़ नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि अगर सिंध की हुकूमत कोई अच्छे मंसूबे उठा रही है, उनको अपनी आवाम की फलाह के लिए उठाने चाहिए। हम कतई तौर पर यहाँ पर कोई ऐसी पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए नहीं बैठे। हम बिल्कुल ये बात नहीं कर रहे कि जी क्या हुआ रेंटल पावर का। टेक्निकली ट्रांसमिशन लाइन में अगर नुक्स है, अगर मलिक साहब टेक्निकली और वजीर आला सिंध पहले से आगाह कर रहे हैं कि आपके ट्रांसमिशन लाइन में मसला है जिसकी वजह से पूरा सूबा मुतासर हो सकता है, तो क्या उन टेक्निकल कैपेसिटी बढ़ाई नहीं जा सकती उन लाइंस की जिनके जरिए ट्रांसमिशन होती है सूबा सिंध को? जो दादू से जा रही है 500 kV की लाइन, हाई टेंशन लाइन है, तो उसको टेक्निकली अपग्रेड नहीं कैसे था, बजाय इसके कि अरबों रुपए नए प्लांट लगाने में खर्च किया जाए, इन ट्रांसमिशन लाइंस को मजीद बेहतर किया जाए ताकि इनकी एफिशिएंसी बढ़े और ये ज्यादा अच्छा डिलीवर कर सके सूबे को बिजली। देखिए, जो मंसूबे हुकूमत पंजाब अंडरटेक कर रही है वो तो अपने वसाइल के साथ कर रही है। हुकूमत पंजाब को फेडरल गवर्नमेंट से लोन लेकर नहीं कर रही, और सिंध के अंदर जो सीपैक के अंदर जो ज़्यादा बिजली के मंसूबे हैं वो तो सिंध के अंदर लगाए जा रहे हैं। उनका मोस्ट बेनिफिशरी सिंध है। हालांकि इस चीज़ का फ़र्क कोई नहीं पड़ना कि वो किस पीस ऑफ लैंड पर लग रहा है। अच्छा। इसके ज़रिए जो भी बिजली पैदा होगी वो नेशनल ग्रिड के अंदर जाएगी, जिससे सारा पाकिस्तान बेनिफिशरी होगा। अब जैसे 660 मेगावाट है तो
वो 1 करोड़ अफराद की आबादी के लिए काफ़ी होंगे उनकी ज़रूरियात को पूरे करने के लिए। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि ये सारे पाकिस्तान के लिए बिजली पैदा होती है जब नेशनल ग्रिड के अंदर दे रहे हैं। लेकिन ट्रांसमिशन लाइन बेहतर करना किसकी ठीक है कि जामशोरों की ट्रांसमिशन लाइन बेहतर करना किसकी जिम्मेदारी? ये बात आपकी दुरुस्त है जी, ये मैं ये कह रहा हूं कि आपकी ये बात दुरुस्त है कि अगर जामशोरों की ट्रांसमिशन लाइन जो कि कराची को सप्लाई देती है, अगर उसकी कोई रीवैम्पिंग की ज़रूरत है, उसकी कोई रेनोवेशंस की ज़रूरत है, अगर उसको कोई बेहतर करने की ज़रूरत है, तो वो बिल्कुल अंडरटेक होना चाहिए। क्योंकि ये ट्रांसमिशन लाइन्स के प्रॉब्लम्स जो है, ये जामशोरों की तो बड़ी लाइन है जो 500 kVA को डील करती होगी। जैसे भी आपने कहा, मुझे एग्जैक्ट उसकी कैपेसिटी का नहीं पता, लेकिन ट्रांसमिशन लाइंस का देखें, हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन वापडा का जो पूरा सिस्टम बिछा हुआ है, ये एक बड़ा पुराना सिस्टम बिछा हुआ है। अगर हम नई कैपेसिटी जितनी भी जनरेट करते जाएंगे, इस बात का इदराक वफाकी हुकूमत को जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तब भी था, आज अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो तब भी है कि ये ट्रांसमिशन लाइंस की बेहतरी होनी, और इसमें साथ साथ ये काम होते रहते हैं, साथ साथ ये काम करते रहते हैं। मुझे उनकी अब एग्जैक्ट तफसीलात नहीं पता, वो तो आपको कोई सेक्रेटेरिएट के लोग वाटर एंड पावर के दे सकेंगे। लेकिन बिजली जो है, ये पावर शॉर्टेजेस, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको हर सूरत सूबाई हुकूमत सिंध को भी अंडरटेक करना होगा, अपने मंसूबे बनाने होंगे। ये जो है, इसको मिक्स एंड मैच एनर्जी का पूरा करके, अभी देखें वहाँ पे जो अच्छा काम हो रहा है वो ज़रूर जितने वफाकी हुकूमत ने अपने मनसूबाजात सिंध के अंदर अंडरटेक किए हैं वो नेशनल ग्रिड के अंदर फ़ायदा देंगे, और ये ट्रांसमिशन लाइन्स को भी बेहतर करना चाहिए जी, बिल्कुल करना चाहिए। बसरा साहब, अभी इन्होंने गिनवाए मलिक अहमद खान साहब ने वो मंसूबे जो इन्होंने लगाए, उन्होंने 36 महीने का टाइम भी बताया, लॉजिकली समझा रहे थे मंसूबे और कितना मेगावाट ऐड हुआ है। बस आपके पास क्या जवाब है, आपके पास क्या परफॉर्मेंस है, क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, क्या है जो आप बता सकते हैं आवाम को कि आप लोगों ने प्रोविंशियली ये किया है अपने मसले को हल करने के लिए? बसरा साहब, सैफान मलिक साहब बहुत खूबसूरत बातें करते हैं, लेकिन मुझे बात बताइए, अगर इनकी मैं सब बातों को सच मान लूँ, कि भिक्की पावर प्लांट को भी मान लूँ, साहिवाल पावर प्लांट को भी मान लूँ, तो मुझे बताइए कि 2013 में जो शॉर्टफॉल था जब हमने हुकूमत छोड़ी, तो तकरीबन 4 से 5 हज़ार का शॉर्टफॉल था। आज 2017 है, 18 होने वाला है, जो बढ़ के मार रहे हैं। मुझे बताइए कि 18,000 रिक्वायरमेंट है, 17 से 18,000 मेगावाट रिक्वायरमेंट है पूरे पाकिस्तान की। प्रोड्यूस कितनी कर रहे हैं? 11 से 12,000। आज भी शॉर्टफॉल वही है, 6 पहले से ज़्यादा हो गया है, 6 से 7,000 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। तो मुझे बताइए कि इनकी बातों को अगर मैं सच्चा मान लूँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरह, तो फिर तो आज लोड शेडिंग कम होनी चाहिए थी। आज जो 18-18 घंटे गांव में लोड शेडिंग हो रही है, 10 से 12 घंटे शहरों में लोड शेडिंग हो रही है, और सिंध की जो बात कर रहे हैं कि सिंध की हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो मुझे बताइए कि अगर सिंध की जिम्मेदारी वफाक की नहीं है, तो जब पंजाब में इनकी हुकूमत थी, मरकज़ में हमारी हुकूमत थी, तो ये हमारे खिलाफ जलसे जुलूस क्यों कर रहे थे? ये सरकसे क्यों लगा रहे थे? तो ये वापडा के दफातर क्यों जला रहे थे? MNs MPs जुलूसों की क़यादत क्यों कर रहे थे? बात ये नहीं है, ये तमाम अल्फाज का गोरख धंधा है। मैं पहले कह चुका हूँ कि मलिक अहमद साहब मेरे भाई हैं, ये एक नाहल हुकूमत के अहल तर्जमान है, मैं हमेशा इनकी तारीफ़ करता हूँ, लेकिन हक़ाइक़ ये है, सिर्फ इनकी आनियाँ जानियाँ हैं। अमली तौर पर अगर इन्होंने कुछ काम किया होता, जिस तरह मियाँ मुझे बताए ना, मियाँ शहबाज शरीफ का एक और बयान चलाएं, उन्होंने कहा हम 2 साल 3 साल में इतनी बिजली पैदा कर लेंगे कि हम भारत को सप्लाई किया करेंगे। अब सूबे के ऊपर जिम्मेदारी किस तरह दे सकते हैं मेरे भाई? काम था मरकज का कि आपने जो मंसूबे चल रहे थे पीपल्स पार्टी के दौर से, उनको अगर आप ये जो लोड शेडिंग कितने घंटे, वसा साहब मैं ये क्लैरिफाई आपने लगा दिए, वसा साहब आपके इलाके में हारूनाबाद में कितने घंटे लोड शेडिंग है और लाहौर में कितने घंटे लोड शेडिंग है? यानी रूरल और अर्बन एरियाज में पंजाब की बात हम करते हैं, ताकि मैं यहीं पे मलिक अहमद खान से पूछूं कि आज से 5 साल पहले कितनी थी और आप कितनी है। तो आप पहले बता दें बसा साहब, 5 साल पहले कितनी थी हारूनाबाद में, आज कितनी? पहले 18 घंटे 18 घंटे आपके अपने दौर में कितनी बिजली नहीं है? आपके अपने पीपल्स पार्टी के दौर में 18 घंटे, मैं अपने घर की बता रहा हूं, 12 से 14 घंटे मेरा शहर हारूनाबाद है, 12 से 14 घंटे मेरे शहर हारूनाबाद के अंदर बिजली नहीं है। गांव जो मेरे साथ हैं उनमें 18 घंटे बिजली नहीं है। लाहौर का मैं आपको बता देता हूं, यहां भी तकरीबन हर घंटे के बाद लाइट जा रही है। अच्छा मुझे बताइए कि अगर निजाम बेहतर हो गया, ये सूरत हाल क्या 5 साल पहले ऐसी हुई या बदतर हो गई है? बदतर हुई है सूरत हाल पिछले 5 साल के मुकाबले में, या बेहतर हुई है? हमारे दौर के अंदर हालत अच्छी नहीं थी, मैं कहूं कि बहुत अच्छी हालत थी, लेकिन मेरे भाई 4 साल भी तो गुजर गए। हमारे दौर के मंसूबे तो मुकम्मल हुए हो जाने चाहिए थे। हमारे दौर के अंदर भी शहरों में 10 से 12 घंटे जाती थी और गांव में भी 16-17 घंटे जाती थी, लेकिन आखिरी दिनों में, उससे पहले इतनी बुरी हालत नहीं थी। लेकिन मुझे ये बताएं,
आज इनकी हुकूमत मौजूद है, इनके पास तो बड़े अफलातून थे, बड़े सुकरात थे, बड़े न्यूटन थे। आज पूरा पाकिस्तान इन्होंने फार सेल लगा दिया है, ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, सिर्फ पनामा की चोरियां हैं। अगर 18-18 घंटे आप भर रहे हैं और पंजाब में लोड शेडिंग करेंगे, मलिक अहमद खान साहब, आप किस तरह जाके वोट लेंगे लोगों से? सर जाके अगर 18-18 घंटे लोड शेडिंग करेंगे और 14-14 घंटे शहरों में करेंगे, बस साहब जो कोट कर रहे हैं हारूनाबाद के फिगर्स, तो वोट कैसे लेगी नून लीग जाके मलिक अहमद खान साहब? ये कैसे पॉसिबल होगा? देखिए सुफियान, मैंने क्योंकि जो बात आपके साथ पहले की, अभी क्योंकि बसरा साहब का एक ख़ास तरीकाकार है बात को कहने का, वो अपनी बात कह जाते हैं। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि बिजली के नाम पर जो पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ की, जो रेंटल पावर का मजाक किया, जो नंदीपुर के अंदर इन्होंने मशीनरी को वहाँ पे उसका कब्रिस्तान बना दिया कराची के पोर्ट में, मैंने कतन इनकी एफिशिएंसीज को, क्योंकि हमारी ये आदत नहीं है, नीदर मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। मैं जानता हूँ पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है और मैं ये समझता हूँ कि इनको अपनी इन शॉर्टफॉल्स को, अपनी इन कमियों कोताहियों को दूर करके अवाम के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अवाम पाकिस्तान इस बात के गवाह हैं, वो देख रहे हैं कि इस वक्त पंजाब हुकूमत का, जैसे मैंने आपसे कहा, और मैंने कतई तौर पर यह नहीं कहा कि वफाक की जिम्मेदारी नहीं है कि वो सिंध के अंदर एक मुसलसल बिजली की तरसेल करे, मैंने कतन ये नहीं कहा। वफाक की जिम्मेदारी है, वफाक अपनी जिम्मेदारी बड़े एहसन तरीके से निभा रहे हैं। ये कहा कि जब मलिक साहब 18 घंटे लोड शेडिंग ये दुरुस्त है? सवाल की जी बता दें नहीं, मुझे सुफियान, देखिए बात यह है कि मैं आपके साथ, क्योंकि मैंने तो बात करनी है फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, मैंने कोई ऐसी बात नहीं करनी जिस बात को करके मैं उसे सब्सटेंशिएट ना कर सकूं। मैंने आपसे ये कहा, मैंने पहले ये कहा कि जो लोड शेडिंग की सूरत हाल थी उसके अंदर बेहतरी लाने के लिए दिन रात काम हो रहा है, और जो काम हो रहा है वो नजर आ रहा है। हम जब भी उस किसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते हैं, बस साहब एक सेकंड, मैंने आपकी प्लीज आपने इंटरप्ट नहीं करना। मैंने आपसे ये कहा कि आप जब भी हम किसी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करते हैं, जब भी उस प्रोजेक्ट को हम अंडरटेक करते हैं, तो हम मीडिया पर्सनल अपने साथ लेकर जाते हैं ताकि अपनी आंखों से देखें और आपके कैमरे के जरिए सारा पाकिस्तान उसको देखे। अभी हम बार इस चीज घंटों के अंदर आपके नजदीक पंजाब में कितनी लोड शेडिंग रूरल और अर्बन एरियाज में हो रही है? आप पंजाब की अगर फिगर्स कोट कर सकें एज एन ऑफिशियल, आप जो मुझसे पूछ रहे जी, मैंने आपसे ये कहा कि जो लोड शेडिंग का स्केड्यूल है, हमें इस बात का एहसास है, ये कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है कि 18 घंटे पीपल्स पार्टी के दौर में तो 24-24 घंटे बिजली नापैद होती थी। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मेरा तरीका देखिए, मेरा तरीकाकार नहीं है बसरा साहब ये कहने का। मेरी देखिए, आज जो शेड्यूल्ड लोड शेडिंग है 6 घंटे की, वही लोड शेडिंग है। देखिए, जब बहुत ज्यादा अब आप ऐसे नहीं, मुझे मेरी बात नहीं, ये देखिए अब आप गलत कर रहे हैं। 6 घंटे आपने एक फिगर दिया ना, 6 घंटे मलिक साहब, 6 घंटे आप अर्बन कोट कर रहे हैं, रूरल कोट कर रहे हैं, इस पर अर्बन आप जो 6 घंटे कोट कर रहे हैं, और ये लाइन लॉसेस के अकॉर्डिंग वोलेटाइल डिटरमिन है या फिर क्या आप ओवरऑल जनरल बात कर रहे हैं? स्केड्यूल लोड शेडिंग 6 घंटे है पूरे पंजाब में। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब हाइडल जनरेशन में कमी आती है तो उस वक्त लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले दिनों हमें हाइडल जनरेशन के अंदर कमी रही, इसकी बुनियाद पर दुरानिया बढ़ा। जो हमारे दूसरे आईपीपीज हैं वो थर्मल बेस्ड हैं। अब जब किसी जगह पर कोई सप्लाई ऑफ फ्यूल की दिक्कत आती है तो उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम आती है जब वो मशीनें अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं चलती। अभी जैसे जामशोरो लाइन की ट्रिपिंग्स का इशू आ गया, जैसे पीछे गुद्दू के जो उनकी फुल कैपेसिटी पे ना चलने के इश्यूज थे, उसकी बुनियाद पर लोड शेडिंग का दुरानिया कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। लेकिन अनाउंस्ड जो फेडरल गवर्नमेंट का लोड शेडिंग का देखें, अभी सनतों को किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं है, वो लोड शेडिंग फ्री है। ना वहाँ गैस की लोड शेडिंग है, ना इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग है। इसी तरह जो हमारी डोमेस्टिक थी उसके अंदर हमारा अर्बन और रूरल का एक गिवन डिजाइन था। 6 आवर्स की जो एक शेड्यूल्ड लोड शेडिंग थी वो 6 घंटे की थी। लेकिन जहां पर कहीं देखिए, मैं बसरा से बताता हूँ, जहां कहीं जनरेशन की थोड़ी बहुत कमी पैदा होती है, लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ता है, इसमें कोई शक नहीं। इसी बुनियाद पर अब हम ब्रॉड बेस, यानी हाइडल का पहले होता था पानी होगा तो बिजली चलेगी, अब ये इशू खत्म हुआ। जब LNG की बेसिस पर आप अपने कारखाने लगा रहे हैं और 10
10,000 मेगावाट आप अंडरटेक कर रहे हैं कि एलएनजी बेस्ड होगा, तो ये 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी 24 घंटे की। हम इस इशू से निकल जाएंगे। आज मैं किसी पॉइंट स्कोरिंग के अंदर नहीं हूं। शौकत क्योंकि एक बड़े जबरदस्त पॉलिटिकल अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जब ये बात करते हैं तो ये बिजली की बात में भी किसी ना किसी तरह पनामा को अंदर ले आते हैं। हम तो ये समझते हैं कि देखें आपका मसला इस वक्त जो है वो लोड शेडिंग को खत्म होते हुए आप लोड शेडिंग को खत्म होते हुए 2018 के एंड 2000 ये जो भी साल दिसंबर के एंड तक और बिगिनिंग तक जब 10,000 मेगावाट नेशनल ग्रिड के अंदर जा रहा होगा तो लोड शेडिंग है वो तारीख का हिस्सा होगा। वो लोड शेडिंग आपकी डिक्शनरी में नहीं होगा इंशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह, मैं भी उम्मीद रखता हूं, दुआ भी करता हूं। लेकिन सब ये इन्होंने कहा 6 घंटे डिजाइन स्केड्यूल लोड शेडिंग है, लेकिन वो फ्लक्चुएट करती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड सर्कमस्टेंसेस। बस अब लास्ट कमेंट आपका इसके ऊपर मैं फिर वाइंड अप करूं जी। सिफान, मैं हंसूं या रोऊं? अब मुझे जो हकायक है यार, मैं उनको किस तरह कह दूं कि जो कबा है वो सफेद है। अब मलिक साहब ने तो कबा सफेद बना दिया पूरी कौम के सामने। अब भाई बात तो सुन ले, बात सुन लेना। अब मेरे भाई हैं और इतने सॉफ्ट, इतने नरम को हैं, मुझे इनसे ऊंची बात करते हुए महसूस होता है यार। हमारे अभी खुद कह रहे हैं 6 घंटे डिजाइन। भाई अगर फर्ज करें ये मान लिया जाए कि वफाकी हुकूमत ने 6 घंटे का अनाउंस किया है, भाई 6 घंटे हो तो नहीं रही, हो रही है 18 घंटे 17 घंटे गांव के अंदर। सुन तो ले, अभी मैं आपको लाहौर की बात बताता हूं, आप अपने नुमाइंदे को ले ले। आज अयाज सादिक साहब के हल्के में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, घरों से बाहर निकले, उनका कहना था 14 घंटे से उनके हल्के में बिजली नहीं आ रही। अच्छा, ये भी झूठ है। बात यह है कि मैं वो हकायक बता रहा हूं, आप अपने नुमाइंदों को ले, पूरे 4 सूबों से ले ले। इस वक्त हालत अच्छी नहीं है, अभी बढ़ के मार रहे हैं ये। हम ये कर देंगे, अभी मल साहब कह रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब की तरह, और मैंने समझा रहा हूं अपने इलेक्शन में जाना है, वो बात ना करें जो मियां नवाज शरीफ करते थे, क्योंकि कल आपने वोट भी लेने हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा आपका शौकत बसरा साहब और मलिक साहब का। मैं बस शुक्रिया अदा करता है क्योंकि आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू आया इस पर, इस हवाले से आपने प्रोग्राम देखा है। इस वक्त हमारी कोशिश ये थी, सूबाई मामला है, वफाकी मामला है, टेक्निकल इस वक्त पर्सपेक्टिव क्या है इस मामले का, और साथ साथ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव क्या है, सियासी और टेक्निकली बुनियाद पर लोड शेडिंग के मसले पर क्या कहा जा रहा है। इसी प्रोग्राम पर डिटेल के अंदर इसको बेनकाब किया। फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स और ट्विटर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।